नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 15 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 17 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर स्वीकृति की परिभाषा दी गई, एडमिशन की डेफिनेशन दी गई। उसी से कनेक्टेड सेक्शन 16 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी नहीं पढ़ चुके हैं, बल्कि हम सब सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं, जहां पर दो तरीके के पर्सन्स देखे। नंबर 1 पार्टी टू प्रोसीडिंग्स और नंबर 2 एजेंट ऑफ सच पार्टीज। इन दोनों को डिटेल में देखा था पिछली वीडियो में, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की वीडियो में बात करते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो लोग नए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि सेक्शन 16 में टोटल 5 टाइप के पर्सन्स हैं जो स्टेटमेंट देंगे तो उनकी स्टेटमेंट एडमिशन बन सकती है जब पर्टिकुलर सिचुएशन में एडमिशन स्टेटमेंट देंगे। तो दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पार्टी टू प्रोसीडिंग्स, कार्यवाहियों के पक्षकार और उनके अभिकर्ता। लेकिन अभिकर्ता की जब बात आएगी तो कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि केस की जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि या तो ये एक्सप्रेसली वो व्यक्ति जिसको एजेंट चेक करना है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया था प्रिंसिपल के द्वारा अपने बिहाफ पर स्टेटमेंट देने के लिए, देन ही ऐसे एजेंट का जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन की कैटेगरी में आएगा। और सेक्शन 16 में फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट नहीं लिखा होने के बावजूद भी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हम सेक्शन 16 में पढ़ेंगे जरूर। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है क्यों पढ़ेंगे। आइसोलेशन में सेक्शन 16 को आप नहीं पढ़ सकते। सेक्शन 15 में जो डेफिनेशन दी गई है वो बेसिक डेफिनेशन है, यहां पर स्पेसिफिक डेफिनेशन दी जा रही है। तो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिए, कमेंट करके आप बताइए कि लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको समझ आया था या नहीं आया था। अभी कमेंट कर दीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। नए लोग हैं आप तो चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर लीजिए, आपको बहुत ऑथेंटिक और बहुत डिटेल में बातें आपको यहां मिलने वाली हैं। तो अब बात करते हैं कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 टाइप के कौन कौन से पर्सन हैं जो अपना कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो स्टेटमेंट एडमिशंस कहलाएंगे। यहां पे लिखा है स्टेटमेंट्स मेड बाय सच एंड सच पर्संस आर एडमिशंस। यानी कुछ यहां पर जो 3 तरीके के लोग बताए जाएंगे, उन्होंने अगर कोई कथन किया तो स्वीकृति बन जाएगी, लेकिन कब, उसके लिए यहां पर एक कंडीशन दी है। ये भी मैं कंडीशन अभी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो सबसेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 1 देखिए, कहता है स्टेटमेंट मेड बाय, ये जो फ्रेज है ना, ये स्टेटमेंट मेड बाय, ये सबके साथ पढ़ी जाएगी। स्टेटमेंट मेड बाय दिस, स्टेटमेंट मेड बाय दिस, स्टेटमेंट मेड बाय दिस। तो स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट, देखिए ऐसा ही कुछ वहां पर लिखा था। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू सूट्स। तो पहला डिफरेंस, वहां पर स्टेटमेंट पार्टी और पार्टी टू द प्रोसीडिंग था, यहां पर पार्टी टू सूट है, पहला डिफरेंस। और प्रोसीडिंग में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों टाइप की आती हैं और सूट में केवल और केवल सिविल प्रोसीडिंग्स आती हैं। और जब सूट की बात होती है तो ये अभी एक्सप्लेन कर दिया गया आगे कि पार्टीज टू सूट्स, कौन सी पार्टीज सूट की, सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। या तो ये पर्सन, इसने वाद डाला है, ये सू कर रहा है दूसरी पार्टी को, या तो इसने वाद डाला है या इसके अगेंस्ट वाद डाला गया है, इसको सू किया जा रहा है। चाहे तो ये पर्सन सू कर रहा है, चाहे तो इसने वाद डाला है, या फिर इसको सू किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट वाद डाला है। पार्टीज टू सूट और सुइंग और सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो यहां पर बोला गया है भैया
कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का पर्सन होगा ना, और इसने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, कथन कर दिया है, तो वो पर्सन वो स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। बट यहां थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता है। पहली बात, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि वो सूट का पार्टी होना चाहिए। पहली बात, पार्टी तो होगा ही होगा। अगर पार्टी नहीं है तो यहां से आगे का ये सेंटेंस नहीं पढ़ा जाए। वो व्यक्ति जिसका स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हैं कि वो एडमिशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, थर्ड कैटेगरी में सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के आधार पर, तो सबसे पहले वो व्यक्ति सूट का पार्टी होना चाहिए, प्रोसीडिंग का नहीं, सूट का पार्टी। इट मींस केवल और केवल सिविल सूट के लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल होगी, क्रिमिनल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। लेकिन हां, ये पार्टी है कैसी? ये पार्टी ऐसी है कि इसका नेचर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किसको बोला जाता है? कौन कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर के हैं और इन्होंने सूट डाला या इनके अगेंस्ट सूट डाला गया, देन इनके स्टेटमेंट एडमिशन हो सकते हैं। जब आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो यहां पर लिखा है आर नॉट एडमिशंस, अर्थात जनरल बात यह कही गई कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का पर्सन अगर कोई पार्टी है और उस पार्टी ने अगर कोई एडमिशन किया है, अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, तो जनरली उसका स्टेटमेंट एडमिशन स्वीकृति की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया आगे, अनलेस दे वर मेड। यहां पर दे क्या है भैया? दे ये स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स वर मेड while the party making them। ये मेकिंग देम क्या है भैया? अगेन वही स्टेटमेंट है। द पार्टी मेकिंग सच स्टेटमेंट्स हेल्ड दैट करेक्टर। जब उस पर्सन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर होना चाहिए। अर्थात उस किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट, कौन सी पार्टी जिसको हम चेक कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नेचर की है क्या, इसको आप इसमें इस तरीके से लिख लीजिए, पर्सन विद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, पीडब्ल्यूआरसी, पर्सन विद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। इसका स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है। जनरली इसका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि पीडब्ल्यूआरसी का स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसे पर्सन ने जब दिया हो जब वो इस कैरेक्टर में था। इस कैरेक्टर में आने से पहले दिया गया स्टेटमेंट, चाहे फैक्ट इन इशू पर इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, चाहे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कुछ भी इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, उस पर प्रकाश डालता है, उससे नेक्सस रखता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जब इस कैरेक्टर में आया उससे पहले का था या जब ये कैरेक्टर एंड हो गया उसके बाद का था, देन ऐसे स्टेटमेंट तो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। केवल और केवल तब के स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आएंगे जब वो स्टेटमेंट दे रहा था व्यक्ति तो ऐसे कैरेक्टर में वो था। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव नेचर का कैरेक्टर, ये मैं भी आपको समझा। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है अ लीगल पोजीशन, अ ऑफिशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लीगल रूप से, कानूनी रूप से या ऑफिशियली शासकीय रूप से कोई कार्य कर सकता हो तो वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कहलाएगा, प्रतिनिधि कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि। ये जो
पर्सन है, ये किसी के बिहाफ पर एक्ट करता है, किसी दूसरे के लिए एक्ट करता है, खुद अपने लिए एक्ट नहीं करता, किसी दूसरे के लिए एक्ट करता है। लेकिन एक्ट करने की पावर कहां से आती है? किसी ना किसी लॉ से आती है, चाहे वो पर्सनल लॉ है, चाहे वो सब्सटेंटिव लॉ है, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ है, चाहे प्रक्रियात्मक विधि, चाहे मूल विधि, चाहे वो पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ या सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप लोगों ने सुना होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कर्ता होता है और इस कर्ता की ये ड्यूटी होती है, और वो कर्ता कहां से बन रहा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट से बन रहा है। और यहां से पावर मिलती है उस फैमिली के किसी एक मेल मेंबर को कि वो इस फैमिली के कर्ता की तरह काम करेगा और इस फैमिली की जितनी भी असेट हैं उनको मैनेज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली। किसी दूसरे के लिए एक्ट करता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ फैमिली, फैमिली के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहा है। अपने बेनिफिट के लिए एक्ट किया ना उसने तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कर्ता फैमिली को। इसी तरीके से आप देखिए, एक किसी पर्सन ने विल बनाई, वसीयत बनाई, तो उस वसीयत में वो लिख देता है कि इस वसीयत को मेरे मरने के बाद ए बी सी डी ये जो पर्सन है ये एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि यहां पर जो मैंने शर्त लिखी उसके आधार पर मेरी असेट को बांटेगा। एक एग्जीक्यूटर होता है जिसको हिंदी में निष्पादक कहते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर सेम काम करते हैं दोनों, विल के मैटर में होते हैं, वसीयत के मैटर में होते हैं। अगर वसीयत बनाने वाले ने वसीयत के अंदर ही लिख दिया है कि ये व्यक्ति इसको एग्जीक्यूट कराएगा, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी जो संपदा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसका, और जो भी डेट हैं, जो इसकी लाइबिलिटीज हैं उनको उतारने के बाद, तो जब विल बनाने वाले को टेस्टेटर कहा जाता है। जब टेस्टेटर ने अपनी विल में ही एक पर्सन का नाम ओपन कर दिया कि ये एग्जीक्यूटर होगा, तो वो एग्जीक्यूटर होगा। लेकिन सपोज किसी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में, जैसे विल है, वसीयत है, उसमें नाम नहीं लिखा वसीयत बनाने वाले ने कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर कौन होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए? फिर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है कि आप एग्जीक्यूट करिए। तो जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में काम कर रहा है और एग्जीक्यूटर भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? जो टेस्टेटर था उसके जो लीगल हायर्स हैं, जिनके बारे में उस विल में लिखा गया है कि ये प्रॉपर्टी इनको दी जानी है और इस रेशो में दी जानी है, इस तरीके से दी जानी है, उसके बिहाफ पे, जो व्यक्ति मर गया उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। और किन के लिए काम कर रहा है? जो उसके बच्चे हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, जिनके लिए विल उसने की। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इज अ लीगल पोजीशन और ऑफिशियल पोजीशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर कोई कार्य करना, लेकिन ये लीगल तरीके से उसकी पोजीशन बनी हो या ऑफिशियल तरीके से पोजीशन बनी हो। लीगल तरीका आप समझ गए। अभी देखिए कुछ ऐसी ही डेफिनेशन पीछे मैंने एजेंट की बताई थी। वहां पर भी एक प्रिंसिपल होता है और एक दूसरा व्यक्ति इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एक्ट करता है। यहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में भी एक व्यक्ति होता है, किसी दूसरे के बिहाफ पर एक्ट करता है। यहां तक दोनों बातें सेम है एजेंट के मामले में और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के मामले में, तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 में फॉल करता है एडमिशन, या सबसेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 1 के अंदर फॉल करता है।
जब तक आपको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड एजेंट का डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप इस डिफरेंस को, एडमिशन के डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे, जबकि देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी लग रही है। डिफरेंस आता है दोस्तों कि इसको पावर मिलती कहां से और किस तरीके से ये गवर्न होगा। तो जब एजेंट की बात होगी तो इसको पावर कहां से मिलती है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, ए कहता है बी से, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि बी को कह रहा है कि तुम मेरे एजेंट के रूप में काम करो मेरी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। बी कहता है कि यस करूंगा, लेकिन इसके बदले में कुछ पैसा लूंगा आपसे, जब मैं समय दूंगा आपको तो मैं पैसा भी लूंगा। तो यहां पर ये जो एजेंसी है दोनों के बीच की, ये कहां से गवर्न होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होती है 1872 से। लेकिन वहीं पर देखिए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कहां से गवर्न होता है? कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न नहीं होता, वो एक लॉ है प्रॉपर। इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, या कोई पर्सनल एक्ट हुआ, पर्सनल लॉ हुआ, वहां से गवर्न, और वहीं से पावर मिलती है। यहां पर अथॉरिटी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट से या पावर ऑफ अटॉर्नी से, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलती करेक्टर वाले को। तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना, जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं, किसी लॉ से मिलती है। दूसरी बात, एक और डिफरेंस कि एजेंट के मामले में मैंने आपको बताया कि एक प्रिंसिपल हो गया, एक एजेंट हो गया बी। अब मान लो कि ये प्रिंसिपल मर गया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रिंसिपल अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो भैया ये इसकी एजेंसी खत्म, इन दोनों के बीच में जो एजेंसी थी वो एंड हो गई। अब बी एजेंट नहीं है, बी का जो एजेंट का कैरेक्टर था वो एंड हो गया। लेकिन यहीं पर सपोज ए ने विल की और बी को एग्जीक्यूटर बनाया, तो देखिए आप दोनों में डिफरेंस कि पहले वाले मैटर में ए मरा, बी का कैरेक्टर एंड, लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन में ए मरा और दूसरे वाले का कैरेक्टर शुरू। विल में क्या होता है, एग्जीक्यूटर का काम कब शुरू होगा? जब ए मर जाएगा, विल वाले मैटर। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में दूसरे के लिए कार्य करना, दूसरे के बिहाफ पर कार्य करना, और एजेंट में भी दूसरे के बिहाफ पर कार्य करना, बात तो एक जैसी लगती है, लेकिन और फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है, फाइन डिफरेंस है। दूसरा, ये गवर्न कहां होगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट में गवर्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न नहीं होगा। तो कहां से पावर मिल रही थी? लॉ से पावर मिली थी। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट से पावर मिली थी या पावर ऑफ अटॉर्नी से पावर मिली थी? तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो अपना अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ट्रस्टी देखिए, ट्रस्टी, ट्रस्टी ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का पर्सन है। एग्जीक्यूटर देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का व्यक्ति है। ये एडमिनिस्ट्रेटर, इसका बिल्कुल एकदम सिनोनियम कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया एग्जीक्यूशन के लिए, किसी बिल के लिए, वो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो जाएगा। गार्जियन देखिए, किसी पर्सन के लिए गार्जियन, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का है। इसी तरीके से और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको ध्यान से समझना है दोनों का डिफरेंस। अब बात यहां पर आती है, हमें तो ये जो पर्सन मैंने ये बताए, इन सब का स्टेटमेंट होगा, वही स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जब किया था, जब ये व्यक्ति गार्जियन के कैरेक्टर में था, जब ये गार्जियन बना, उससे पहले कोई स्टेटमेंट दिया, वो एडमिशन नहीं हो सकता। जब गार्जियनशिप खत्म हो गई उसके बाद कोई एडमिशन किया, एडमिशन नहीं होगा। सिमिलर, जब ट्रस्टी है, सपोज एक व्यक्ति ने एक ट्रस्ट बना दिया अपने
माइनर चाइल्ड की देखभाल और अपनी सारी प्रॉपर्टीज के लिए बता दिया कि भैया मेरी प्रॉपर्टीज को ये ट्रस्टी होगा ए, और इससे जो इनकम आएगी उस इनकम को मेरे माइनर चाइल्ड के लिए यूज करेगा, माइनर चाइल्ड के लिए यूज करेगा। अब सपोज ये बच्चा जैसे ही मेजर हुआ तो अब क्या ये व्यक्ति, ये ट्रस्टी है? नहीं होगा ट्रस्टी। अब जैसे ही ट्रस्टी के नेचर से बाहर गया, अब इस जैसे ही मेजर हुआ इसके बाद इस ट्रस्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो क्या ये स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये ट्रस्ट बनाया था किसी पर्सन ने, उससे पहले इसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन किया था, स्टेटमेंट दिया था, क्या वो एडमिशन हो सकता है? यहां पर नहीं हो सकता। तो बेसिक बात क्या देखनी है कि भैया जिस समय वो उस करेक्टर में था उस समय स्टेटमेंट दिया था उस व्यक्ति ने, तभी वो एडमिशन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। आर नॉट एडमिशन। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आर नॉट एडमिशन अनलेस कि वो उस करेक्टर में रहते हुए उसने स्टेटमेंट दिया था। ये बात हुई सेक्शन 2 सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 1। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 2 की, और क्लॉज 2 के अंदर दो सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए बात करती है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्राइटरी or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding. Again proceeding, not suit. And means plus, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, और दोनों पूरी होनी चाहिए तब ये एडमिशन बनेगा, ये वाला स्टेटमेंट। तो पहली कंडीशन कि ऐसा पर्सन है जिस पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, और सब्जेक्ट मैटर नॉट ओनली प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर वो प्रॉपर्टी होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग कुछ भी हो सकता है। उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी में ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट दो तरीके का लिखा है, नंबर 1 प्रोप्राइटरी, नंबर 2 पिक्यूनियरी। या तो यहां पर प्रोप्राइटरी का मतलब प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, ऑनरशिप कहीं ना कहीं उसकी आती है, या फिर उसमें पिक्यूनरी मुद्रा वाला पैसे वाला इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब हित है उसका, हितबद्ध व्यक्ति। जब सब्जेक्ट मैटर में अगर कोई हितबद्ध व्यक्ति है और उसका स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसके लिए भी अगेन कंडीशन है कि वो स्टेटमेंट जब उसने दिया इन देयर करेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, वो जब दिया था स्टेटमेंट जब उसका इंटरेस्ट उसमें बना हुआ था, जब किसी सब्जेक्ट मैटर में हितकारी वो था, हितबद्ध था, उस सिचुएशन में उस दौरान उसने स्टेटमेंट दिया था, देन ही उसका स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां पर दो शब्द यूज हुए, प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। और एक वर्ड यूज हुआ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग। ये तो आप समझ गए होंगे कि किसी ना किसी एक मैटर को लेकर ही कोर्ट में जाया जाता है। उस सब्जेक्ट मैटर में अगर चाहे तो ओनरशिप वाला राइट है किसी का, चाहे पैसे उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं उसके, ऐसा इंटरेस्ट है, और जब ये ऐसे इंटरेस्ट बना हुआ था तब उसने एडमिशन किया था, तभी जाकर एडमिशन या स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आएगा। यहां पर प्रोप्राइटरी को आगे एक्सप्लेन करते हुए कई जगह कोर्ट्स ने ये कहा है, एक होता है जॉइंट इंटरेस्ट, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, एक होता है जॉइंट इंटरेस्ट, एक होता है कॉमन इंटरेस्ट। तो जॉइंट इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
जॉइंट इंटरेस्ट का मतलब और कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जॉइंट इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में बात करें तो संयुक्त हित, और कॉमन का मतलब सामान्य हित। और संयुक्त का मतलब ऐसा राइट कि दो लोगों ने प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन की है, जॉइंटली खरीदी है, अर्थात प्रॉपर्टी एक ही है और दोनों का मिलाकर एक राइट है। अब यहीं पे कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो प्रॉपर्टी एक ही है, दो व्यक्तियों ने खरीदी है, दोनों का अपना अलग अलग राइट है उसमें। कॉमन इंटरेस्ट में एक व्यक्ति चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर को किसी को बेच सकता है, अनडिवाइडेड शेयर को बेच सकता है। जॉइंट में क्या होगा कि वो जो जॉइंट पर्सन है वो अपने राइट को इजीली नहीं बेच सकता, लिमिटेड राइट्स हैं उसके, लिमिटेड तरीके हैं उसको बेचने के। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो जॉइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट को, कि अगर जॉइंट इंटरेस्ट में दो लोग थे, दोनों ने जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ था, उनमें से एक जॉइंट होल्डर मर गया तो अब सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बचे हुए जॉइंट होल्डर के पास। लेकिन कॉमन इंटरेस्ट वाले मैटर में क्या होगा कि कॉमन इंटरेस्ट में अगर एक जो होल्डर है वो मर भी गया तो इसके जो राइट्स हैं इसके लीगल हेयर्स को चले जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस है जॉइंट इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप बताइए, मैं और आपको पढ़ के फिर बता दूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि इतना सफिशिएंट है। और यहां पर जब आप डीप जाएं, प्रैक्टिस करें, तो अपने क्लाइंट को किस तरीके से रिलीफ दिलाएंगे उसके लिए आप इस तरीके की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब सर जॉइंट प्रोप्राइटरी ओनरशिप, कॉमन नहीं। अब देखो कि कहां पे कॉमन है, कहां पर जॉइंट है। तो और नेचर भी समझ गए, कब स्टेटमेंट दिया था ये? जब इस करेक्टर में वो व्यक्ति था, अगर करेक्टर से बाहर था तो नहीं आएगा। तो ये हुआ फोर्थ प्रकार का व्यक्ति जो एडमिशन कर सकता है। अब बचता है इस सेक्शन में पांचवें प्रकार का व्यक्ति, लास्ट सब सेक्शन 2, उसकी क्लॉज 2 और उसकी सब क्लॉज बी। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, सॉरी, statements made by persons from whom the parties to the suit, again parties to the suit, not proceedings, it means ये civil matter की बात हो रही है, have derived their interest in the subject matter of the suit। अब देखिए यहां पर सब दूसरी क्लॉज में जो दो सब क्लॉज है ए एंड बी, इन दोनों में कॉमन बात है एक, और वो है दोनों में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यहां पर भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। डिफरेंस ऊपर नीचे ही देखिए, सब क्लॉज ए में सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग्स, सब क्लॉज बी में सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। ये एक कॉमन सी बात है यहां पर, प्रोसीडिंग और सूट को थोड़ा अलग छोड़ दिया जाए तो इट मींस सब्जेक्ट मैटर से क्या हुआ हो। तो देखिए स्टेटमेंट मेड बाय पर्संस फ्रॉम whom, फ्रॉम whom का मतलब उनसे निकल कर आ रहा है कुछ, फ्रॉम whom ऐसे पर्संस जिनसे कुछ निकल कर आया है, ऐसे पर्संस ने स्टेटमेंट दिए थे। और क्या निकल कर आ रहा है? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ निकल कर आया है। और क्या आया है सब्जेक्ट मैटर से? द पार्टीज टू द सूट, जो डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ, इन दोनों में से किसी ने भी या दोनों ने जो इंटरेस्ट आज की डेट में इनका सब्जेक्ट मैटर में बना है, सब्जेक्ट मैटर सपोज एक कोई XYZ प्रॉपर्टी है, सपोज इस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ए का आया, जो इंटरेस्ट बी का आया, ये इंटरेस्ट आया कहां से है? डेराइव्ड। ये कहां से डेराइव किया है ए और बी ने? जिन पर्सन से ये इंटरेस्ट ए एंड बी ने डेराइव किया है, उन पर्संस के स्टेटमेंट भी एडमिशन
हो सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है, आज की डेट में इंटरेस्ट किसके पास है, किसी और के पास है। इनके स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर उन पर्सन के स्टेटमेंट की बात हो रही है जिन पर्सन से इन लोगों ने, पार्टीज टू द सूट ने अपना इंटरेस्ट डिराइव किया, अपना इंटरेस्ट लिया। वो पर्संस जब अपना स्टेटमेंट दे रहे होंगे या दिया होगा, वो स्टेटमेंट एडमिशन बन सकता है, लेकिन अगेन कंडीशन कि वो स्टेटमेंट उस समय दिया हो जब वो पर्सन के पास ऐसा इंटरेस्ट रहा था। सपोज ए बेटा है, सपोज सी का, ए बेटा है सी का, सी की डेथ हुई तो उसकी प्रॉपर्टी ए के पास आ गई। तो ए ने अब इस प्रॉपर्टी में जो अपना इंटरेस्ट डिराइव किया है वो कहां से किया, सी से। इस सी का स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है, लेकिन सी ने कब दिया था स्टेटमेंट, जब सी के पास ऐसा इंटरेस्ट था। जब सी के पास इंटरेस्ट रहा होगा तभी उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था। अगर आगे पीछे दिया स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा। और सब्जेक्ट मैटर जो है इस सूट का उससे रिलेटेड बात कर रहा है, उसी का इंटरेस्ट ए और बी के पास आया है। सिमिलरली बी कहता है कि मुझे जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिला है वो डी से आया है। तो डी का स्टेटमेंट जब इसके पास वो इंटरेस्ट था उस समय जब दिया था डी ने स्टेटमेंट, तो वो एडमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कहता है लास्ट टाइप का। तो देखिए, पर्सन फ्रॉम whom the parties to suit have derived their interest in the subject matter of the suit are admissions। लेकिन कब, if they are made, they मतलब statements ऊपर जो लिखे हैं are made during the continuance of interest of the persons making the statement। ये स्टेटमेंट किसका है, जिस पर्सन से इंटरेस्ट डिराइव किया है पार्टीज ने, और उस पर्सन ने कब दिया, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। जब उस पर्सन के पास ऐसा इंटरेस्ट था, जब उस पर्सन के पास, एक एग्जांपल दूं तो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी, लीज थी, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, देन उस समय पर कंटिन्यू, जब वो इंटरेस्ट कंटिन्यू कर रहा था उस समय पर स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात करती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, उसकी क्लॉज सेकंड और उसकी सब क्लॉज बी। तो यहां पर कहते हैं डेरिवेटिव्स इंटरेस्ट वाले पर्संस, जहां से इंटरेस्ट डिराइव किया गया, डेरिवेटिव इंटरेस्ट। तो सेक्शन 16 में टोटल 5 टाइप के लोग। नंबर 1 पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 2 एजेंट ऑफ सच पार्टीज। नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का पर्सन था। नंबर 4 इंटरेस्ट था प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट था। और चौथा, ये डिराइव किया था किसी पर्सन से इंटरेस्ट। तो ऐसे सब लोगों के स्टेटमेंट एडमिशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये बात करती है सेक्शन 16। उम्मीद करता हूं दोस्तों के सेक्शन 16 आप कंप्लीट हो गई है और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है सेक्शन 16 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जाए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, एक कमेंट जरूर करिए, चाहे इमोजी की फॉर्म में ही आप क्यों ना करें, आप ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, नए नहीं आप चैनल को देखते तो रोज हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए लीगल नेम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।